हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। आज के इस लेक्चर में घर बैठे करें सीपीसीटी एंड एएसआई की कंप्लीट तैयारी। जैसा कि आप लोग जानते हो, डेली शाम को क्लास करते हैं 5 बजे सीपीसीटी एंड एएसआई स्टूडेंट के लिए। तो जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से कमेंट कर दो। आप कमेंट में अपना नेम, हेलो, हाय, गुड इवनिंग कुछ भी लिख सकते हैं। इससे आपकी प्रेजेंस शो हो जाएगी कितने स्टूडेंट लाइव हैं, ठीक है। तो आपने थंबनेल चेक किया होगा कि आज की इस क्लास में आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज पढ़ रहे थे, यानी ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं, उन कौन से क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन को प्रेस ज़रूर कर लें। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके सारे कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यस, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट सीपीसीटी एंड एएसआई की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उनके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स दोनों तैयार किए। अधिक जानकारी के लिए अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट हमारी www.bsacademy.in पर विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा कुछ फीचर्स हैं वीडियो कोर्स के, जैसे प्री रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलेंगी, 300 पेज का आपको पीडीएफ मिलेगा विथ लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर। लाइव क्लासेस रहेंगी। सभी क्लासेस हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाई गई हैं। थ्योरी लेक्चर्स मिलेंगे, प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन मिलेगा और प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। ये जो कंटेंट मिलेगा आपको, चाहे वीडियो कोर्स में हो या फिर पीडीएफ नोट्स में, वो आपको लेटेस्ट पैटर्न पे मिलेगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ें। यस, एक बार मैं आपको टॉपिक लिस्ट दिखा देता हूँ। ये टॉपिक लिस्ट है जो हमने अपने वीडियो प्लस पीडीएफ कोर्स में कवर किए हैं, ठीक है। तो आप टॉपिक की लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना और हमारे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं वहाँ से भी जाके आप हमें सीधा फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर वीडियो कोर्स की भी डेमो दी हुई हैं, ठीक है। या फिर पीडीएफ नोट्स आप बाई करना चाहते हैं तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो वहाँ से आप चेक कर लेना ये टॉपिक लिस्ट है कि नहीं है। यस, तो लेक्चर स्टार्ट करें। यस, लेक्चर स्टार्ट करें। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। पीसीबी स्टैंड फॉर, यानी पीसीबी का फुल फॉर्म क्या है। 4 ऑप्शन अवेलेबल है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, प्रोसेसर कंट्रोल बोर्ड होता है, प्रोसेसर कॉमन बोर्ड होता है, या फिर प्रोसेस कॉमन बोर्ड और प्रोसेसर कॉमन बोर्ड। अब आपको ये बताना है पीसीबी क्या होता है। देखो, काफ़ी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा और काफ़ी स्टूडेंट के लिए नया होगा। चलिए कोई बात नहीं, आप आंसर करने की कोशिश करिए कि जो पीसीबी होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये जो फुल फॉर्म बताना है वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में बताना है। चलिए तो सही आंसर आ रहा है काफ़ी लोगों का। इसका क्या होगा आंसर, यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, यानी पीसीबी, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। वोड नहीं होगा, ब्लॉक होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये आखिर ये पीसीबी होता क्या है। देखो, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करें तो क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछा है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम कोई प्रोसेस करते हैं, जब हमने कोई प्रोसेस की है, कोई भी प्रोसेस हो, सपोज दैट कोई हम कमांड इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोसेस करते समय जो हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं किसी डिवाइस को, वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पे होल्ड रहते हैं, वो रहते हैं आपके पीसीबी में। यानी पीसीबी का काम है इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस के समय अपने में होल्ड करके रखना। जैसे सपोज आपने रजिस्टर जो हमारे होते थे, रजिस्टर का काम क्या था, रजिस्टर का भी काम यही था। जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वहाँ से सीधा मेन मेमोरी से कहाँ जाते हैं, आपके रजिस्टर में पहुँचते। कैसे प्रोसेस होती है इसको हम देखेंगे कभी कंप्यूटर क्लास में, ठीक है। चलिए तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और कहीं डाउट आए तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एन इजी वेज टू सॉर्ट फाइल इज टू, यानी किसी फाइल, यानी अगर आपके फोल्डर में फाइल्स हैं और आप उन्हें सॉर्ट करना चाहते हो तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सॉर्ट होता क्या है। देखो, सॉर्ट का मतलब होता है फाइल को अरेंज करना। ध्यान से रखना, फाइल को अरेंज करना, यानी फाइल हम अरेंज कर रहे हैं उसको हम कहते हैं सॉर्ट। सॉर्ट को अगर आपने एमएस वर्ड में पढ़ा हो तो एमएस वर्ड में सॉर्ट का एक सिंबल था,
A to Z ऐसा सिंबल होता था, जिसका मतलब है हम फाइल को अरेंज करते हैं, चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लो, चाहे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो। तो सॉर्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब फाइल क्वेश्चन पूछा है कि आप फाइल को सॉर्ट कर रहे हो, वहाँ पे हम जो MS वर्ड में जो कंटेंट लिखा होता ना, टेक्स्ट लिखा होता, उसको सॉर्ट करते थे एज़ कंपेयर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे सॉर्ट किया जा रहा है फाइल्स को। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्लिक ऑन द कॉलम हेडर इन डिटेल व्यू, यानी डिटेल व्यू में आप हेडर कॉलम पे क्लिक करके सॉर्ट कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है अल्फ़ाबेटिकल जो होते हैं उनके द्वारा कर सकते हो। थर्ड है क्लिक सॉर्ट आइकन इन डिटेल व्यू में सॉर्ट आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। या फिर फोर्थ ऑप्शन है राइट क्लिक ऑन अ फाइल इन डिटेल व्यू, यानी आप राइट क्लिक करके डिटेल व्यू पर राइट क्लिक करके उन फाइल को सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन अगर पढ़ा है तो इजी है, अदरवाइज आपके लिए टफ हो सकता है। ठीक है, अगर आपने फाइल या फोल्डर सॉर्ट की हो तो हम राइट क्लिक करते थे, डायरेक्ट वहाँ पे सॉर्ट ऑप्शन आता था। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद कोई भी सॉर्ट का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ से वो आपका वे तो एलिमिनेट नहीं होगा, यानी वो ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अगर हम बात करें यहाँ से, तो आपने अगर फोल्डर में अगर फाइल पे वर्क किया हो तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फाइल के जस्ट ऊपर हेडर में एक डिटेल व्यू आता है, जो हर फाइल के नेम हो या फिर साइज हो या फिर डिटेल हो, उनको डिटेल में शो करने की फैसिलिटी देता है। वहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो वो हमारी फाइल्स हैं, वो हमारी क्या होती है, अरेंज हो जाती हैं या फिर सॉर्ट हो जाती हैं। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। कहीं पे भी प्रॉब्लम, अगर राइट क्लिक करके सॉर्ट ऑप्शन होता तो हम इस चीज़ को समझ लेते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट देयर इन अ मदरबोर्ड, यानी इन चारों में से कौन सा है जो आपकी मदरबोर्ड में नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन है सिस्टम क्लॉक। क्या सिस्टम क्लॉक मदरबोर्ड में होती है? बिल्कुल होती है। बसेस होती है, हमने बसेस पढ़ी है। बसेस का आपको क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन मैंने कराया था एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, अभी लेटेस्ट के प्रीवियस लेक्चर में या फिर उससे लेटर लेक्चर में कराया था कि बसेस का क्या काम है। पोर्ट होता है, पोर्ट भी होता है, क्योंकि बसेस का काम क्या है, जो हमारे मदरबोर्ड में कंपोनेंट जुड़े होते हैं उनमें जो इन्फॉर्मेशन होता है उनका ट्रैवल कहाँ से होता है, वो बसेस के द्वारा होता है। ठीक है, पोर्ट पोर्ट हम जानते हैं कि अगर हमें अपने कंप्यूटर से इनपुट और आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करनी है, ठीक है, तो पोर्ट के द्वारा होती थी। तो ये तीनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। बचा क्या आपका? वीडीटी आपको पता है? पता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वीडीटी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अलावा यानी ये तीन चीज़ें तो होती हैं आपके मदरबोर्ड में, इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो आपके मदरबोर्ड में होती हैं वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए तुम आगे बढ़ें। यस, तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं वो आपको देखो, पार्ट ऑफ कंप्यूटर मदरबोर्ड, यानी मदरबोर्ड के ये पार्ट होते हैं। जैसे मदरबोर्ड में आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है, कंप्यूटर की मेमोरीज होती हैं, आपका बायोस होता है, CMS बैटरीज होती हैं, बसेस जैसा कि हमने पढ़ा था, बसेस या PC स्लॉट जिसको हम बोलते हैं, कंप्यूटर चिपसेट होते हैं, CPU क्लॉक होता है, स्विच एंड जंपर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर मदरबोर्ड, इसके अलावा और भी चीज़ होती हैं, लेकिन अगर आप इतनी जानते हो तो आपके लिए सफिशियंट है। आप मदरबोर्ड से जो रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से कर जाओगे। ठीक है, कहीं पे किसी को प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके सारे कमेंट रीड कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इज इट पॉसिबल फॉर अ राउटर टू ज्वाइन अनदर नेटवर्क, यानी क्या पॉसिबल है राउटर के लिए एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को ज्वाइन करना? अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, अगर है तो इस पर किस पे डिपेंड करता है, राउटर के टाइप्स पे डिपेंड करता है या फिर नेटवर्क के टाइप पे डिपेंड करता है, ये आपको बताना है। चलिए क्या होगा आंसर, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, क्या होगा आंसर? यस, क्या होगा आंसर? यस, आंसर है यस, यानी राउटर से हम
अनदर नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं। अब राउटर क्या होता है आपके माइंड में ये आना चाहिए। देखो राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है, हमने काफ़ी बार पढ़ा है। इसके अलावा राउटर के अलावा आपका स्विच होता है, हब होता है, मॉडेम होता है, ये सारे नेटवर्किंग डिवाइस है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो काफ़ी बार हमने एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। अब राउटर का काम क्या है? देखो नेटवर्किंग डिवाइस हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। अब उनके बीच में आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो? कम्युनिकेशन का मतलब है आप डेटा का आदान प्रदान करते हैं, डेटा का आप इधर से उधर भेजते हैं। अब राउटर से जो डेटा जाता है, आप डेटा चाहे तो फॉरवर्ड कर रहे हो या फिर आप मंगा रहे हो, तो उस डेटा को किस फॉर्म में भेजते हैं? यानी राउटर इज़ अ नेटवर्क डिवाइस, बिल्कुल सही है, दैट फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। यानी राउटर जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में डेटा भेजता है, वो पैकेट्स के फॉर्म में भेजता है। ध्यान रखना, पैकेट्स के फॉर्म में। हाँ, स्विच हब ये इन सब पे जो डेटा, देखो अगर हम बात करें ओएसआई मॉडल की लेयर पे, यहाँ पर डेटा का जो कम्युनिकेशन होता है, ट्रांसफ़र होता है, वो डिफरेंट वे में होता है। जैसे राउटर आपका पैकेट्स के फॉर्म में भेजता है, आपका डेटा बिट के फॉर्म में भी जाता है, फ्रेम के फॉर्म में भी जाता है, तो ये सारे फॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट है, उसको भी देख लेना है। यानी जो राउटर होता है वो आपके ओएसआई मॉडल की थर्ड लेयर पे काम करता है, यानी नेटवर्क लेयर पे। ये सारी देखो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन रहा है। एक तो आपका ये बन रहा है कि अदर नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए राउटर का यूज़ होता है, बिल्कुल होता है। सेकंड क्वेश्चन ये हो गया कि राउटर क्या है, तो राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया कि राउटर का जो यूज़ होता है, डेटा को किस फॉर्म में, डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो गया कि राउटर ने ओएसआई मॉडल की किस लेयर पे काम करता है, तो लेयर थर्ड पे करता है। अब थर्ड लेयर कौन सी है? इसके अलावा ओएसआई मॉडल की जो 7 लेयर्स होती हैं, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो जिस लेयर पे फर्स्ट सेकंड और नेक्स्ट 7 तक आपको सारी कमेंट बॉक्स में लिखना है और शो कर देना है कि हमें ओएसआई मॉडल की सारी लेयर पता है, ठीक है। चलिए, तो सारी लेयर आपको लिख ली है, 7 लेयर्स होती हैं। 7 लेयर का नेम जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप राइट डाउन कर दो, ठीक है। चलिए अब हम बढ़े आगे। यस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ डेडिकेट कंप्यूटर? यानी डेडिकेट कंप्यूटर क्या है? डेडिकेट का मतलब समझते हो? यानी पर्टिकुलर है वो, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं। विच डज वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। विच इज़ मेंट फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओनली, यानी डेडिकेट कंप्यूटर मतलब है ओनली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट है विच यूज्ड बाई वन पर्सन ओनली, यानी एक अकेला पर्सन यूज कर सकता है उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका विच असाइन टू वन एंड ओनली टास्क, यानी वो आपके एक और ओनली वन या फिर ओनली एक टास्क के लिए बना है, ठीक है। चलिए आंसर बताइए, डेडिकेट कंप्यूटर क्या होगा? यानी ऑप्शन समझ में आ रहा है? अब देखो, डेडिकेट कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो वन या ओनली वन टास्क के लिए बना है, यानी सिर्फ एक टास्क के लिए। हाँ, एक बात तो और बता दूं मैं आपको, ये जो कंप्यूटर होते हैं ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर से बने होते हैं। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हमने पढ़े हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो काफ़ी सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, अकेला नहीं होता। आप एप्लीकेशन भी नहीं होता, सिस्टम भी नहीं होता, यानी कॉम्बिनेशन होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम डेडिकेट कंप्यूटर या डेडिकेट डिवाइसेस की बात करें, तो अच्छे एग्जांपल से हम ज़्यादा बेनिफिट कर पाएंगे। जैसे आपका कैलकुलेटर हो गया, हम जानते हैं ये आपका डेडिकेट कंप्यूटर की तरह काम करता है, जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर से बना होता है और ओनली कैलकुलेशन के लिए काम होता है। इसके अलावा अगर हम और भी एग्जांपल समझें, जैसे आपका वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है, आपका प्रिंटर हो गया, तो ये सारे डेडिकेट कंप्यूटर यानी सिंगल टास्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है, यानी ऐसा कंप्यूटर जो ओनली वन टास्क करता हो, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, कहीं पे भी आपको डाउट नहीं आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फाइल एक्सेस प्रोटोकॉल, यानी फाइल एक्सेस प्रोटोकॉल कौन सा है? 4 ऑप्शन है, टेलनेट है, NFS एंड CIFS, या फिर FTP
और लास्ट ऑप्शन है HTTP। यस, बताइए क्या होगा आंसर। यानी प्रोटोकॉल बताना है तो ये सारे प्रोटोकॉल तो हैं, लेकिन आपको ऐसा प्रोटोकॉल बताना है जो फाइल एक्सेस प्रोटोकॉल है, यानी फाइल को एक्सेस करता हो। चलिए क्या होगा आंसर अगर यहाँ पे प्रोटोकॉल को हम एलिमिनेट करने की कोशिश करें। देखो अगर हम FTP की बात करें तो FTP का फुल फॉर्म हमें पता है, यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी FTP का यूज़ होता है फाइल को ट्रांसफ़र करने में, यहाँ पे फाइल को एक्सेस करने की बात की जा रही है। तो इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम डी ऑप्शन की बात करें, डी ऑप्शन है आपका HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, बचे आपके पास टेलनेट और NFS एंड CISF। अगर हम इनको ध्यान से देखें तो टेलनेट का यूज़ भी हम फाइल को एक्सेस करने के या फिर रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो दोनों में ये डिफरेंस है, देखो टेलनेट का जो यूज़ होता है वो रिमोट कंप्यूटर के लिए तो होता ही होता है, लेकिन साथ में होता है ये वाई डायरेक्शनल होता है। ध्यान रखना ये आपका वाई डायरेक्शनल होता है, यानी कहने का मतलब है रिमोट कंप्यूटर दोनों तरफ से एक्सेस होगा, यानी वो क्लाइंट साइड से भी होगा और सर्वर साइड से भी होगा। ठीक है, तो टेलनेट आपका ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा, बचा आपका NFS और CISF। आंसर होगा NFS और CISF। ऐसे एक्सेस प्रोटोकॉल हैं, फाइल एक्सेस प्रोटोकॉल हैं जिनको हम फाइल एक्सेस करने की परमिशन असाइन करते हैं। अब इनको और डिटेल में समझे हम, तो पहले हम इनका फुल फॉर्म समझते हैं। NFS का फुल फॉर्म फाइल सिस्टम न्यू फाइल सिस्टम भी होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोटोकॉल्स के संबंध में पूछा है तो यहाँ से N फॉर न्यू नहीं होगा, नेटवर्क हो जाएगा। नेटवर्क यानी नेटवर्क फाइल सिस्टम। आप ध्यान रखना NFS का फुल फॉर्म न्यू फाइल सिस्टम भी होता है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है, ये आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल में कर रहा है। ठीक है, चलिए सेकंड CISF का समझे तो CIFS का जो फुल फॉर्म होता है कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम होता है। इन दोनों वर्क कैसे करते हैं, चलिए इनको और हम एक्सेस करते हैं वो समझते हैं। जैसे ऐसे प्रोटोकॉल जो रिमोट कंप्यूटर पर फाइल स्टोर फाइल को देखने या फिर उन तक एक्सेस करने की क्लाइंट को अनुमति देने के लिए किया जाता है। यानी NFS और CISF का जो यूज़ होता है वो क्लाइंट को किसी रिमोट डिवाइस पर फाइल को व्यू करने यानी फाइल को देख सकता है और उनको एक्सेस कर सकता है, यानी दो ही परमिशन मिलती हैं। ठीक है, तो उस यूज़ किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। इस एक और पॉइंट है उसको भी हम समझ लेते हैं। क्या पॉइंट है, CISF आपका जो है वो आपका SMB प्रोटोकॉल का पार्ट है। SMB का पार्ट क्या है, इज़ यूज टू मोस्ट करेंट स्टोरेज सिस्टम। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेना और इसका स्क्रीनशॉट लेना। यानी CIFS जो है वो सर्वर मैसेज ब्लॉक, सर्वर जो मैसेज है उसका एक जस्ट लाइक अ पार्ट होता है। ठीक है, चलिए तो आंसर आपको समझ में आ गया। कहीं पे प्रॉब्लम आई हो तो आप तुरंत कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अ CPU repeatedly performs by fetch, decode and execute step in its operations which is correctly known as। यानी CPU अपनी प्रक्रियाओं को बार बार लेने, डिकोड करने, एग्जीक्यूट करने का काम करती है और इसे किस रूप में जाना जाता है। यानी CPU जो आपका परफॉर्मेंस है उसको बार बार क्या करता है, फेस्ट करता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो ये सारे जो स्टेप होते हैं, ये ऑपरेशन में स्टेप होते हैं, वो किस प्रोसेस में होते हैं। ऑप्शन आपके पास 4 अवेलेबल हैं, राइट साइकिल, डेटा साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल और DMA साइकिल। तो आपको बताना है कि फेस्ट, डिकोड और ये सारे स्टेप होते हैं वो किस साइकिल के अंदर होते हैं। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, अब आपने समझना है। चलिए तो ये सारे साइकिल अगर हम यहाँ से समझें तो यस, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यस, बात करते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल की। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल को एक इंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए लगने वाले समय के रूप में माना जा सकता है। यानी
जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है, अगर इंस्ट्रक्शन साइकिल की डेफिनेशन की बात करें, यानी एक इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन हमने दिया, एक कमांड हमने दी अपने सीपीयू को, अगर उस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है, उसको हम इंस्ट्रक्शन साइकिल बोल सकते हैं। अगर हम अदर वे में समझें, यानी इंस्ट्रक्शन साइकिल उस सीक्वेंस ऑपरेशन को समझते हैं जो सीपीयू मेमोरी से एक इंस्ट्रक्शन को या फिर डेटा को प्राप्त करने के लिए, इसे एग्जीक्यूट करने के लिए आवश्यक होता है। यानी इंस्ट्रक्शन साइकिल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन होता है जो सीपीयू द्वारा किया जाता है मेमोरी से एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने, एक इंस्ट्रक्शन को फेच करने, उसको डिकोड करने या फिर डेटा को प्राप्त करने, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आवश्यक होता है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें, जैसे आपका जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है वो सेट ऑफ ऑपरेशन आपके कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके फेच्ड होता है, डिकोड होता है और एग्जीक्यूट होता है। यानी किसी इंस्ट्रक्शन को पहले फेच्ड किया जाता है, फिर डिकोड किया जाता है, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद वापस से जो रिजल्ट है उसको शो किया जाता है। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल को हम फेच, डिकोड, एग्जीक्यूटिव साइकिल भी बोलते हैं। इसका एक फिगर है, अगर आप इससे समझोगे तो और क्लियर होगा। फेच इंस्ट्रक्शन यानी पहले इंस्ट्रक्शन जो भी कमांड दी जाती है उसका फेच किया जाता है, जैसे ही वो क्लियर हो जाती है यानी वो इंस्ट्रक्शन क्या है उसको अपनी मेन मेमोरी में भेज दिया जाता है, वहाँ से वो सीधा डिकोड किया जाता है। डिकोड करने के बाद जैसे ही पता चल जाता है डिकोड की कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे वो कैटेगरी क्लियर हो जाती हैं उन कैटेगरी को एग्जीक्यूट किया जाता है। ये प्रोसेस होता है आपका एएलयू के द्वारा। आपने जो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है वहाँ पे आपने एएलयू, सीएलयू, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो वहाँ से एक कंप्लीट साइकिल की जाती है। जैसे ही एएलयू इनको एग्जीक्यूट करता है वो वापस से रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट आपका कहाँ पहुँच जाता है, ये आपका रिजल्ट फिर से अगेन सीपीयू के अंदर पहुंच जाता है और सीपीयू आपका रिजल्ट है उसको आउट कर देता है। यानी अगर हम देखें इंस्ट्रक्शन 3 फॉर्म में आपका कंप्लीट होता है। पहले उसको फेच किया जाता है, यानी वो इंस्ट्रक्शन है आखिर वो करना क्या चाह रहा है, यानी सीपीयू हमसे काम क्या करना आना चाह रहा है। अगर वो काम करवाना चाह रहा है तो वो हमारे मेमोरी में कहाँ पर है, ठीक है। जैसे मेमोरी का एड्रेस फाइंड हो जाता है उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन का डिकोड होता है, डिकोड होने के बाद उसका एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। देखो बहुत प्रकार की साइकिल होती है, जैसे आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल हो गई, क्लॉक साइकिल हो गई, डेटा साइकिल हो गई, डीएमए साइकिल हो गई। तो ये सारी साइकिल हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल, ठीक है। तो आप कहीं पे अगर आपको प्रॉब्लम आई तो कमेंट कर देना। इसके अलावा आपको डीएमए साइकिल यानी डीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो क्लियर हो गया इतनी। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आई हो तो आप तुरंत कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। एनी क्वेश्चन यानी इतने क्वेश्चन बहुत हैं, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आया है तो आप जल्दी से कमेंट करना, या इसके अलावा कोई और टॉपिक या कोई और क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप उसको भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से बता दें, जो स्टूडेंट सीपीसीटी एंड एएसआई की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं उनके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट दोनों तैयार किए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं वहाँ से भी आप हमें सीधा फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पे अगर आपको डाउट आया तो आप कमेंट करिएगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है ये लेक्चर अच्छा है तो आप दूसरों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।